नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 मई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस से संबंधित। क्या मतलब है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का, कहाँ पे होती है, कौन कौन से देशों में होती है, क्यों होती है, क्या किया जा रहा है इनसे निपटने के लिए। दूसरा आर्टिकल, अभी जो देखो कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, ये महसूस किया जा रहा है। तो क्या किया जाए भविष्य में डॉक्टर्स की संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए। इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, जैसा देखो आपको पता है कल यूपीएससी ने एक नोटिस जारी करके बता दिया कि प्री का एग्ज़ाम जो है वो 27 जून को नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा 10 अक्टूबर को। तो कुल मिला के देखो सिचुएशन जो है कुछ वैसी ही है जैसी सिचुएशन पिछले साल थी। तो अब आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट अब 4 महीने का वक्त है। तो क्या किया जाए। अगर देखो आपको याद हो तो पिछले साल हमने एक वीडियो के माध्यम से ये डिटेल से डिस्कस किया था कि ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि सबके लिए स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती। फ़िलहाल की सिचुएशन में सेम स्ट्रेटजी देखो इसलिए नहीं हो सकती सबके लिए, क्योंकि हर एक की तैयारी का अपना अपना लेवल है। किसी का प्री स्ट्रोंग है, किसी का मेन स्ट्रोंग है। डेट्स वाई सबके लिए सेम अप्रोच नहीं हो सकती। वो फेमस लाइन जो हम इस्तेमाल करते हैं, वन साइज डजंट फिट ऑल, एक साइज का जूता सबके पैर में नहीं आ सकता। इसलिए स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पैरामीटर क्या होगा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने का। देखो हाल फिलहाल में आपने प्री के काफ़ी सारे मॉक्स दिए होंगे। उन मॉक्स एग्ज़ाम्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने मार्क्स लगातार आपके आते थे, इस आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो पहली कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की है जिनके ज़्यादातर समय मार्क्स 80 से कम आते थे। दूसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स मॉक एग्ज़ाम्स में 80 से 120 के बीच में रहते थे। और तीसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स लगातार 120 से 160 के बीच में रहते थे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, इन कैटेगरीज को देख के मन में तनिक भी आप डीमोटिवेशन मत आने दीजिएगा। मतलब कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना सोचे कि अभी तो मेरी तैयारी काफ़ी कम है, मेरे तो सिर्फ 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं, बाकी ऐसे भी लोग हैं जिनके 80 से 120 या फिर 120 से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि देखो आज जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो पहले उन्होंने भी कभी ना कभी डिफ़िकल्टी फेस की होगी, उनके भी कम मार्क्स आते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया और उन गलतियों को एड्रेस किया। आज उनके मॉक्स में मार्क्स अच्छे खासे आते हैं। इसलिए बात करें सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स मॉक्स में 80 से कम आ रहे हैं। आप लोगों को देखो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहिए। आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको जल्दी से एक बार ऑप्शनल की रीडिंग लेनी है तो आप ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कुछ ऑप्शनल रिलेटेड आपका काम बाकी है तो आप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना ठीक कीजिए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे थे मॉक्स में। 15-20 दिनों के बाद आप एक काम ये कर सकते हो, वो सब्जेक्ट्स जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जैसे मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये सब्जेक्ट्स देखो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, प्री के लिए और मेंस के लिए। आप इनको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़िए, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्री के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन 15-20 दिनों के बाद आप अगर प्री में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो तो एक बार आप मेंस की तैयारी को होल्ड पे रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सब्जेक्ट्स को दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, ताकि प्री होने के बाद मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये सब्जेक्ट्स ना पढ़ने पड़े। समझ गए। देखो इन जो भी ये हम एडवाइस या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, आप सिर्फ एक एसेंस समझिएगा इसका, और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हो। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है
कि एक आइडिया आपको मिल जाए किस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, वो लोग जिनके मार्क्स 80 से 120 के बीच में आ रहे थे। कभी कभी लगता है एग्ज़ाम निकल जाएगा प्री आसानी से, लेकिन कभी कभी एक आधे मॉक में मार्क्स कम आ जाते हैं तो डर भी लगने लगता है। ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? देखो, 30 से लेके 45 दिनों तक आप मेंस के कोर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, जैसे एथिक्स या फिर ऑप्शनल। ज़्यादा ध्यान आप इन्हीं पे दीजिएगा, एथिक्स पे और ऑप्शनल पे, और ऐसे भी। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी से इम्प्रूव नहीं होती लास्ट में। मतलब ऐसे आप लिखोगे बार बार, खास करके जो नॉन ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लिखोगे नहीं तब तक इम्प्रूव नहीं होगा। मेंस एग्ज़ाम आ जाएंगे, उसके 2 महीने पहले आप सोचोगे अच्छा ऐसे कैसे लिखना चाहिए, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसी चीज़ है, एथिक्स ऐसी चीज़ है जिसको लिखते लिखते हम सीखते हैं। तो वक्त चाहिए राइटिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आने वाले 30 से 45 दिनों के लिए आप मेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 45 दिनों के लिए। अगर आपको लगता है, डर लगने लगता है, तो सिर्फ आप 30 दिनों के लिए ऑप्शनल और एथिक्स पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो तो 45 दिनों तक पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो, आप वही बात, ये जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं ना, जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनको आप बेशक मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ लीजिए, लेकिन लास्ट के 2.5 महीने में आप मेंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, इनको मत पढ़िए। लास्ट के 2.5 महीने में आप सिर्फ प्री के ही सब्जेक्ट्स पढ़िए। पढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंट हो, तो उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनको सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से ही पढ़िए। और लास्ट में कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनके मॉक्स में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था कि प्री इस बार का निकल जाएगा। देखो, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, प्री काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट आप मत हो जाइएगा, लेकिन हाँ, चूँकि आपका प्री अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, आप निकाल दोगे, तो आने वाले 60 से 70 डेज़ तक, यानी आने वाले 2 महीने या फिर 2 महीने से 10-15 दिन ज़्यादा तक आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो। लेकिन कम से कम लास्ट के 50 दिन या फिर 60 दिन या फिर 45 दिन आप प्री को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखो, प्री जो है ये 100 मीटर रेस है। लास्ट में आप नहीं दौड़ोगे तो पीछे छूट जाओगे, लास्ट में आपको दौड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने एक एसेंस डिस्कस किया, एक आइडिया डिस्कस किया कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि देखो, सबकी तैयारी का लेवल अलग अलग है, सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना असंभव है। किसी का मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी को प्री में सिर्फ एक सब्जेक्ट से दिक्कत है। मतलब हर एक के साथ अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग सबकी स्ट्रेंथ हैं, अलग अलग वीकनेसेस हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हो। एसेंस आपको मिल गया किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लास्ट में देखो, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मन में नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने दीजिएगा। कर्म में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखो, पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने काफ़ी बार बदलाव किया है पैटर्न में। जैसे सीसेट आया, फिर सिलेबस चेंज किया, उसके बाद यूपीएससी ने सीसेट हटाया भी। लेकिन जब जब ये चेंज आए, उन सालों में जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए, उनकी एक खास बात ये थी, उन्होंने अनसर्टेनिटी के माहौल में भी एक सर्टेनिटी खोज ली थी। कंपेयर नहीं कर सकते सिलेबस चेंज की सिचुएशन को आज की सिचुएशन से, लेकिन आप बिल्कुल भी कंप्लेसेंट मत हो जाइएगा कि 4 महीने बचे हैं, अभी काफ़ी समय है। देखो, आप वो योद्धा नहीं जो बैटल की डेट दूर सोचकर बैरकों में जाकर आराम फरमाने लगे। आप तो वो वॉरियर हो जो हमेशा युद्ध के मैदान में पसीना बहाना पसंद करते हैं। लास्ट में एक कविता की कुछ लाइन्स हैं, आईएएस हैं, इन्होंने ये कविता लिखी थी। कुछ लाइन्स मैं बोलता हूँ। मानता हूँ तू अकेला है बहुत और थक चुका है, पीठ में खंजर गड़े हैं, स्वेद सोनित बह चुका है। स्वेद का मतलब होता है पसीना, सोनित का मतलब होता है खून। है मगर तू वज्र की तलवार, इतना जान ले बस, जंग में ही वज्र का है जंग मिटता, प्राण ले बस। शौर्य के तेरे ही किस्से वीर पुत्रों ने सुने हैं, युद्ध के मैदान तूने खुद चुने हैं।
तो इस प्रकार से हमने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे मतलब बता दीजिए, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का क्या मतलब है? क्या आपने ये वर्ड इससे पहले सुना है? कुछ तो देखो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। जब देखो कोई स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं बताऊंगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, पहले पूरी लाइन सुन लीजिए। जब कोई स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन को डिटेन कर लेता है, एब्डक्ट कर लेता है, मतलब अगवा कर लिया जाता है स्टेट के द्वारा किसी पर्सन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और वो भी चोरी छुपे, मतलब बताया नहीं है किसी को, चोरी छुपे डिटेन किया गया है किसी पर्सन को, और ना ही स्टेट एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ हमने इस पर्सन को डिटेन किया है, बता नहीं रहा है कि हाँ हमने अरेस्ट किया है, और लगातार मतलब अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है, कहीं पे रखा हुआ है, घर वाले उस पर्सन के ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेट ना तो एक्नॉलेज कर रहा है, ना ये बता रहा है कि उस पर्सन को हमने कहाँ पे रखा है। एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है तो वो तो बाद की बात है कि बताएंगे कि हमने कहाँ पे, किस जेल में, किस लोकेशन पे उस पर्सन को रखा है। तो ये मतलब है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का। अब आप एग्जाम्पल देखिए, आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में महिलाएं जो हैं या फिर लोग काफ़ी बार प्रोटेस्ट करते हैं कि ये जो यूथ है ना मिसिंग है, फोटो लेके वो प्रोटेस्ट करते हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। आप ये तस्वीर देखिए, ये बलूचिस्तान की तस्वीर है। इन लोगों को जिनसे संबंधित ये प्रोटेस्ट है, इन लोगों को पाकिस्तान की मिलिट्री ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगवा कर लिया, एब्डक्ट कर लिया। डायरेक्टली का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के खुद के पर्सनल आए इनको एब्डक्ट करने के लिए, और इनडायरेक्टली का मतलब ये है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पाकिस्तान की मिलिट्री ने इन लोगों को एब्डक्ट करवाया। थर्ड पार्टी अब कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी देखो, कोई खुफिया एजेंसी हो सकती है, खुफिया लोग हो सकते हैं स्टेट के ही। थर्ड पार्टी मतलब कोई आतंकवादी ग्रुप भी हो सकता है जिनके लिंक हो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, उनको बोल के अगवा करवाया हो। तो ये मतलब है इनडायरेक्टली का। और देखो, एक बार अगवा करने के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने ना तो कभी एक्नॉलेज किया कि हमने इनको एब्डक्ट करवाया है, और एक्नॉलेज ही नहीं किया तो बताने का तो मतलब ही नहीं होता कि अभी ये जिंदा है या फिर इनकी डेथ हो चुकी है। अगर जिंदा हैं तो इनको हमने कहाँ पे रखा है। तो अब आप समझ गए होंगे फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मतलब। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। मेनली देखो 3 एलिमेंट्स होते हैं इन्फोर्स्ड या फिर फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के। सबसे पहला, किसी पर्सन को उसकी विल के अगेंस्ट उसकी लिबर्टी से वंचित कर दिया जाता है। अब जिसको अगवा किया गया है उसको तो उसकी लिबर्टी से वंचित कर दिया गया ना, उसकी इच्छा के विरुद्ध। दूसरा एलिमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी वो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस होएगा। तीसरा, अब गवर्नमेंट में कोई भी हो सकता है, मिलिट्री हो सकती है, पुलिस हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई सीक्रेट एजेंसी हो सकती है, कुछ भी। तीसरा, रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज द डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, मतलब स्टेट कभी मानेगा नहीं कि हमने एब्डक्ट किया है। जब देखो स्टेट मानता ही नहीं है तो फिर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वैसे जब यूजली प्रोसेस जो होती है कानून की कैसे होती है, जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। सारे जो रूल्स हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के वो लागू होते हैं। लेकिन जब स्टेट ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हमने इनको एब्डक्ट किया है तो फिर स्टेट अपनी मनमानी करता है, टॉर्चर जो भी मतलब स्टेट करना चाहता है वो सब करता है। और जो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ता स्टेट को, जब क्योंकि स्टेट ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हमने इनको एब्डक्ट किया है। क्यों न्यूज़ में आया है ये फोर्स्ड डिसअपीयरेंस? देखो म्यांमार में कू हुआ, आपको पता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चला। तो म्यांमार की मिलिट्री पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी सारी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को अंजाम दिया है। मतलब बहुत सारे लोग म्यांमार में फिलहाल मिसिंग हैं, गुम हो गए, अता पता नहीं है। आरोप लगता है म्यांमार की मिलिट्री पर। और वैसे ये जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1970s में और 1980s में अर्जेंटीना में डर्टी वार चला था। उस समय अर्जेंटीना की मिलिट्री डिक्टेटरशिप पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने ही 30,000 नागरिकों को गुम कर दिया। पहले उनको किडनैप किया
उसके बाद टॉर्चर किया और फिर मार दिया। तो इन्हीं इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के अगेंस्ट ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं ना, इनके अगेंस्ट यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने एक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया था 1980 में। तो इस वर्किंग ग्रुप का इस्टेब्लिश होना ये यूएन का पहला प्रयास था इन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ। लेकिन देखो, दुखदायक बात यह है कि आज भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के नाम पर बहुत सारे देश जो हैं, देशों की सरकारें जो हैं, वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को अंजाम देती हैं। जैसे आप चाइना का एग्जांपल लीजिए। चाइना में उइगर मुस्लिम्स पर काफ़ी अत्याचार होता है और चाइना की सरकार टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई के नाम पर बहुत से उइगर मुस्लिम यूथ को वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज देती हैं। और जब उनको इन कैंप्स में भेजा जाता है, फैमिली को बताया ही नहीं जाता कि वो कौन से कैंप पे रखे गए हैं, कहाँ पे हैं, उनका क्या हुआ, उनका क्या हालचाल है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। इवन चाइना में तो एक अमेंडेड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, आर्टिकल 73, जिसका नाम है रेजिडेंशियल सर्विलियंस एट ए डेजिग्नेटेड लोकेशन। अब अगर किसी पर्सन के एक्शन से स्टेट सिक्योरिटी इन डेंजर होती है तो उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है इस लॉ के तहत, और जो डिटेंशन होगा वो टोटली इनकम्युनिकेबल होगा। मतलब फैमिली को बताया नहीं जाएगा कि कहाँ पे रखा गया है उस पर्सन को जिस पर आरोप है कि उसने स्टेट सिक्योरिटी को इंडेंजर किया। तो ये भी एक प्रकार से इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के समान है। इसके बाद श्रीलंका की बात करें, 30 सालों तक श्रीलंका में सिविल वार चला। आरोप ये लगता है कि सिविल वार में बहुत से जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं उनको श्रीलंका की आर्मी ने उनका इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस किया। और जब देखो सिरिसेना की सरकार थी तो श्रीलंका की सरकार ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली थी कि हम ऐसे लोगों को खोजेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। लेकिन अब तो फिर से राजपक्षे सत्ता में आ गए हैं। महिंदा राजपक्षे वो प्रधानमंत्री हैं और उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे वो राष्ट्रपति हैं। वो इन इश्यूज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा वोट हासिल होते हैं सिंहालीज कम्युनिटी से, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में। इवन बांग्लादेश में भी बहुत सारी फोर्स डिसअपीयरेंसेस की खबरें आई हैं और पाकिस्तान का एग्जाम्पल तो हम शुरुआत में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब बात करते हैं उस वर्किंग ग्रुप की जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि 1980 में ये वर्किंग ग्रुप यूएन का इस्टेब्लिश हुआ था इन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के अगेंस्ट। देखो, एक डिक्लेरेशन है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस से संबंधित, 1992 में ये डिक्लेरेशन आई थी, डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। तो इस डिक्लेरेशन के तहत यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है ना, वो फैमिलीज़ की मदद करता है। अब जिनके फैमिली मेम्बर्स डिसअपीयर हो गए हैं उन फैमिलीज़ की मदद करता है ये वर्किंग ग्रुप, कि पता लग सके कि जिन लोगों को डिसअपीयर किया गया है वो कहाँ पर हैं, क्या हुआ, उनका जिंदा है या फिर डेथ हो गई है। और ये वर्किंग ग्रुप स्टेट से एंगेज करता है कि आप इन लोगों के बारे में पता करवाइए। डिक्लेरेशन के जो प्रोविजंस हैं उनको वेरियस स्टेट्स कंप्लाई करें, ये इंश्योर करने की कोशिश करता है ये वर्किंग ग्रुप। और वर्किंग ग्रुप जिसका सेक्रेटरीट जेनेवा में है, ये इंडिविजुअल पिटीशंस भी रिसीव करता है। मान लीजिए किसी फैमिली का कोई मेंबर डिसअपीयर हुआ है और शक है कि सरकार ने ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसअपीयर करवाया है, तो वो फैमिली पिटीशन डाल सकती है इस वर्किंग ग्रुप के पास। ये वर्किंग ग्रुप उस पिटीशन को भेजता है सरकार के पास और डिमांड करता है कि आप इन डिसअपीयर्ड पर्सन्स का पता लगाइए, इनके बारे में खोज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और अगर आपकी ही किसी ब्रांच ने ये फोर्स्ड डिसअपीयरेंस किया है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पनिशमेंट दी जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वर्किंग ग्रुप है ना, ये स्टेट को ये भी बोलता है, प्रेशर डालता है कि ऐसी फैमिलीज़ जिनके मेंबर्स डिसअपीयर हुए हैं उनको आप कंपनसेशन दीजिए और ये भी इंश्योर कीजिए कि फ्यूचर में इस प्रकार की घटना ना हो। जब से ये वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ है, टोटल 109 देशों में 58,606 केसेस आए हैं इस वर्किंग ग्रुप के पास, और 2020 तक
92 स्टेट्स में 46,271 जो केसेस हैं वो एक्टिव कंसिडरेशन में हैं, मतलब काम चल रहा है उन केसेस पर। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं। सबसे पहला कंसर्न तो ये है, देखो कई देशों में फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। खास करके एशियन स्टेट्स में फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब तो देखो कोविड-19 चल रहा है तो एक नया कंटेक्स्ट आ गया है। कई बार तो मतलब शक भी नहीं होता कि हाँ भाई कहाँ गया वो पर्सन, क्योंकि कोविड-19 का एक्सक्यूज़ बना लिया जाता है। इवन कोविड-19 के समय जो वेरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी ढीली हैं, काम इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो ऐसी घटनाएं भी काफ़ी हो रही हैं। यूँ भी लगता है कि स्टेट को कि कोविड-19 है तो मीडिया में ज़्यादा कवरेज भी नहीं आएगा अगर फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो गया तो। वैसे तो देखो इन फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के अगेंस्ट एक कन्वेंशन भी है जिसको अडोप्ट किया गया था विभिन्न देशों के द्वारा। कब? 2006 में। इस कन्वेंशन का नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। और ये कब इफेक्टिव हुई? 2010 में। बट चिंता की बात पता क्या है, इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स की संख्या कम है। कितनी है? 63 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है इस कन्वेंशन में, और 63 में से सिर्फ 8 जो देश हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। और ईस्ट एशियन स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ 4 हैं, कंबोडिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका। सिर्फ इन 4 ईस्ट एशियन स्टेट्स ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। इंडिया का बताइए, इंडिया ने किया है या फिर नहीं किया है? ऑफ कोर्स नहीं किया है। किया होता तो यहाँ पे नाम होता ना इंडिया का। वैसे इंडिया ने, ये मैप आप ठीक कर लीजिएगा, इंडिया ने साइन तो किया है, रेटिफाई नहीं किया। ये जो लाइट ग्रीन वाले देश है ना, इन्होंने इस कन्वेंशन को साइन करके छोड़ दिया है, रेटिफाई नहीं किया है। इसके बाद बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में कहा जाता है जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको देखो इस मामले में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ऑब्लिगेशंस को और सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। उनको मानना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ सिस्टम जो है उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस प्रकार के इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस से डील करने के लिए। ये एक ऐसा क्राइम है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जिससे निपटने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देश इस कन्वेंशन को रेटिफाई करें और वर्किंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करें इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस से डील करने के लिए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मेडिकल एजुकेशन को रिफॉर्म करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट आपको पता है, अभी देखो कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है और हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हेल्थ सिस्टम पर बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा है और सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी हमारे देश के हेल्थ सिस्टम के सामने है वो है डॉक्टर्स की कमी, ह्यूमन रिसोर्स का अभाव। देखो पहले भी हमने डिस्कस किया था, इक्विपमेंट्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, ये सब कमी पूरी की जा सकती है, इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ की जा सकती है, लेकिन ओवरनाइट डॉक्टर्स की संख्या को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ये एक मेजर चैलेंज है। कुछ स्टेप्स सरकार ने लिए हैं, जैसे जो MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कोविड-19 के पेशेंट्स की काउंसलिंग में लगाया गया है सीनियर डॉक्टर्स की सुपरविजन में। लेकिन ये तो देखो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या किया जाए कि हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या इंक्रीज हो। खास करके देखो ये जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है। साउथ इंडिया के स्टेट्स में फिर भी ठीक है, अगर हम तेलंगाना को छोड़ दें। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे देखिए आप ये इन्फोग्राफिक, झारखंड में 8,180 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, हरियाणा में 6,037 लोगों के पीछे एक डॉक्टर, तमिलनाडु में सिचुएशन अच्छी है, 253 लोगों के पीछे एक डॉक्टर, दिल्ली में 334। दिल्ली में सिचुएशन इसलिए अच्छी क्योंकि कैपिटल है। तो अब बात करते हैं सरकार की अप्रोच क्या है डॉक्टर्स की कमी का जो चैलेंज है इसे एड्रेस करने के लिए। नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जिले का हॉस्पिटल, उनको उनका एक हिस्सा
प्राइवेट एंटिटीज़ को दे दिया जाए और प्राइवेट एंटिटीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो हिस्सा मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दें। कम से कम 150 सीट्स होनी चाहिए। समझ गए ना मॉडल ये है, हर एक ज़िले में देखो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो नीति आयोग का आइडिया ये था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आधा हिस्सा, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसका आधा हिस्सा एक प्राइवेट एंटिटी को दिया जा सकता है और वो प्राइवेट एंटिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के उस हिस्से को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दे और उस मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीट्स होनी चाहिए। इससे डॉक्टर्स की संख्या हमारे देश में इंक्रीज हो जाएगी। बट देखो, राइटर के काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं इस प्रपोजल से। राइटर कहते हैं देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल होता है और ज़िले में दूर दराज के जो लोग हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक फाइनल रिसोर्ट के तौर पे देखते हैं। जैसे देखो, अब एनसीआर की बात कीजिए, दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात कीजिए, अब जिनके पास पैसे हैं वो तो दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं, गंगाराम हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल है। लेकिन अब जो गरीब लोग हैं वो अपने पेशेंट को दिल्ली में नहीं लेकर आ सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। उनके लिए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वही लास्ट रिसोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे इलाज फ्री होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ बदलाव किया जाएगा तो फिर किसी ना किसी प्रकार का कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस सामने आ सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वैसे तो नीति आयोग ने ये बोला था कि आधा हिस्सा कन्वर्ट किया जाएगा, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी ओपीडी वगैरह भी चला सकता है और कुछ जो करना चाहता है, मतलब प्राइवेट जो इलाज चलता है प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा देते हैं वैसा दे भी सकता है। और आधे हिस्से में जैसा पहला चल रहा है, सरकार जो फ्री इलाज देती है वैसा ही फ्री इलाज चलता रहेगा। अब ये कहना आसान है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? गरीब लोगों को। तो इससे जो मेडिकल एजुकेशन है उसका पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा और ये गरीब लोगों के हित में नहीं है। और कौन कौन से कंसर्न्स हैं? कंसर्न देखो ये भी है, सरकार का तो ये मानना है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आधे हिस्से को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? मेडिकल कॉलेज में, तो डॉक्टर्स निकलेंगे वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके। लेकिन राइटर कहते हैं देखो, इस प्रकार के कॉर्पोरेट मेडिकल कॉलेजेस से जो डॉक्टर्स निकलेंगे ना, वो रूरल एरियाज में जाके सर्व नहीं करना चाहेंगे। वो कल को चाहेंगे कि हमारी जॉब भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ही लगे। इसके बाद राइटर कहते हैं इवन पास्ट में भी देखो, मेडिकल एजुकेशन में जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के एक्सपेरिमेंट किए गए थे ना, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, काफ़ी बार सरकार ऐसा करती है कि हॉस्पिटल को ज़मीन फ्री में दे देती है। जैसे आप यहाँ पे इस एरिया में हॉस्पिटल अगर इस्टेब्लिश करोगे तो हम आपको ज़मीन फ्री में दे देंगे, आपको थोड़े टैक्स इंसेंटिव भी दे देंगे, बदले में आपको थोड़े गरीब लोगों का इलाज करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं सरकार के द्वारा। कहा यह भी जाता है कि जो गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल है, इसको भी सरकार ने ज़मीन जो है वो फ्री में दी थी। अब कहीं लिखा तो नहीं हुआ है, लोग कहते हैं, वेबसाइट्स पे भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट सरकार करती है, और लेकिन ना रिजल्ट अच्छा सामने आता नहीं है। एक बार हॉस्पिटल चल गया, उसके बाद पास्ट में जो डिसाइड हुआ था कि हाँ आपको इतने लोगों का इलाज फ्री में करना पड़ेगा, वो जो कंपल्सन्स है ना, कंडीशंस है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा बाद में कंप्लाई नहीं की जाती, फॉलो नहीं की जाती। पहले तो बोल दिया कि हाँ हम करेंगे, लेकिन बाद में उन कंडीशंस को, उन डायरेक्टिव्स को फॉलो किया नहीं जाता प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। लास्ट में एक कंसर्न राइटर का ये है, अगर देखो इस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा ना, तो फिर जो सरकार का गोल है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, सबको बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उस बेसिक गोल से हम भटक जाएंगे। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या ज़्यादा है, सरकारी हॉस्पिटल्स की संख्या और भी कम हो जाएगी अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा इस प्रकार से प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा। तो फिर दिक्कत आएगी, फिर सरकार को दूसरा मॉडल अपनाना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाला मॉडल। जैसे अभी 10 करोड़ परिवारों का आयुष्मान भारत स्कीम में बीमा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। लेकिन देखो ये जो स्कीम्स है ना, इनमें कमियां हैं। जैसे सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन पे 5 लाख तक का कवर मिलता है, बेसिक हेल्थ केयर पे नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इस इंश्योरेंस वाले मॉडल में। अच्छा ऑप्शन यही है कि स्टेट खुद ही सरकारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे, ऐसा राइटर का मानना है। आप मार्केट पे सब कुछ मत छोड़िए। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है ना,
प्राइवेट एंटिटीज मेडिकल फील्ड में वो वहीं पर काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं जहां से उनको प्रॉफिट मिलता है, जहां पे उनको अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, जबकि दूर दराज के एरियाज वहां पे प्राइवेट डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए स्टेट अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकता, स्टेट को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना ही होगा, प्राइवेट सेक्टर्स पे नहीं छोड़ा जा सकता, मार्केट पे नहीं छोड़ा जा सकता। वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। वे फॉरवर्ड में तो देखो ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप की कमिटमेंट चाहिए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। डॉक्टर की शॉर्टेज को दूर करने के लिए हमें पास्ट के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। पास्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो सही साबित नहीं हुए हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए मेडिकल एजुकेशन पे। अभी सरकार की इन्वेस्टमेंट कम है। नए मेडिकल कॉलेजेस इस्टाब्लिश किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। इससे ना सिर्फ डॉक्टर्स की संख्या इंक्रीज होगी, बल्कि जब सरकार मेडिकल कॉलेज इस्टाब्लिश करती है तो आपको पता है फीस भी कम होती है। तो फिर जो गरीब लोग हैं वो भी, गरीब परिवारों के बच्चे भी उन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे, उस एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेडिकल एजुकेशन में इक्विटी भी आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर अमीर लोग मेडिकल एजुकेशन को अफोर्ड कर पा रहे हैं, गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे अगर सरकारी कॉलेज ज़्यादा इस्टाब्लिश होते हैं। नेक्स्ट, इवन देखो अभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करके। कैपेसिटी को इंक्रीज करने का मतलब देखो ये है कि अभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, जैसे अच्छी लैब्स हों, लैब्स में अच्छे इक्विपमेंट्स हों। ये सब जब होगा तो बच्चे ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकेंगे और जब वो डॉक्टर बनेंगे, जब उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उनमें ऐसी स्किल्स होगी जिससे वो बेहतर ढंग से लोगों का इलाज कर सकेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डॉक्टर्स की संख्या से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।